हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी फिजिक्स मतलब ये फिजिक्स की मैराथन क्लास आपकी रहने वाली है। और इसमें दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी, ये अन्य जितने भी सारे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, पूरी इंडिया की बात करता हूँ, उसमें आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, आपको हर एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से देखिएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर इसमें से क्वेश्चन आपके बाहर चल रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर आपके इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर गया था। कोई भी एग्जाम दीजिए, और खासकर तो अभी जो एग्जाम आने वाला है दिल्ली पुलिस का, आरआरबी, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, तो उन कैंडिडेट के लिए तो ये एक तरह से रामबाण है आप सबके लिए। बिकॉज आपने बहुत सारी बुक्स को पढ़ लिया होगा, तो आपके लिए अभी अब चूँकि एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आपका चल रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आप जितनी चीज़ें पढ़े हैं, जो भी चीज़ पढ़े हैं, उसका एक लास्ट टाइम रिवीजन करें। और इसमें मैं आपको फटाफट रिवीजन कराऊंगा जितनी भी सारे कंसेप्ट बनते हैं फिजिक्स का टोटल, और वो भी मात्र एक ही वीडियो में। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। सच, मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ। आप इस वीडियो को अभी आप स्टार्ट से देखिए, स्टार्टिंग से, जब लास्ट में पहुँचेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज इसमें जितने भी सारे कंसेप्ट है वो सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और आप भी जानते हैं कि चाहे वो एग्ज़ाम पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी एनसीईआरटी से ही बनते हैं। इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स, सारे फार्मूलाज, जितने भी सारे कंसेप्ट हैं, वो उन सारे कंसेप्ट को मैं आपको बस एक ही वीडियो में आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और आपका जितने भी, जैसे आपका एग्ज़ाम में अगर साइंस आपकी 15 मार्क्स की आती है, तो आपके 15 नंबर आप श्योर कर सकें और आप अच्छा स्कोर कर सकें, और आपका सिलेक्शन दिलाने में मेरा जो फीस का वीडियो है वो आपको पूरा मदद कर सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को पूरे मन से और पूरे दिल से देख लिया, आप देखिए और साथ में इसका रिवीजन कीजिए बार बार। तो बिकॉज आपका एग्ज़ाम अभी है, दिल्ली पुलिस का भी अभी है 10 दिन, ठीक है, और एनटीपीसी ग्रुप डी का भी है, तो इसलिए आपके पास टाइम है। और ये चूँकि लास्ट टाइम है, तो इसलिए मैं आपको इसमें इंस्टेंट रिवीजन कराऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट ज़रूर देखें, आपको खुद पता चलेगा कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आपके इसके कंटेंट से पता चल जाएगा। तो चलिए, बिना देर करते हुए मैं आपके बहुमूल्य समय को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंजाम तक पहुंचाने जा रहा हूं। आशा करता हूं मुझे इसमें पूरे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं आपके फिजिक्स में। देखिए यहाँ पे मैं आपके चैप्टर 1 शुरू करूँगा, और सारे जितने भी कंसेप्ट है सब आपको इस वीडियो में वॉल लाइनर के फॉर्म में आपको बताऊँगा, और साथ में इससे आपकी अच्छी रिविजन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला सिंपल पॉइंट है, मूल भौतिक राशियाँ कितनी है? तो 7 है। कौन कौन सी है? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगला है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? ल्यूमन या एस्टेरेडियन, ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। अगला है, एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। अगला है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है? बार। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, ठीक है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल, ठीक है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला है, जैसे आपको देखिए यहाँ पे दिया, यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, और टेबल में आपको ये सब दिया हुआ है, मतलब मूल भौतिक राशियाँ भी है, तो लंबाई क्या, मीटर, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, और लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप बस इसको बस यूँ ही देख के आप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका एक ही क्वेश्चन पूरा सही हो एग्जाम में, कि इसका आपके एक भी क्वेश्चन न छूटे। इसीलिए मैं आपको पूरी कंसेप्ट और पूरी क्वेश्चन, मतलब लो लेवल से हाई लेवल सब कुछ कराऊंगा इस वीडियो में। अगला है, देखिए, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है, ज्योतिर्विद्या कैंडला। अगला है, एक किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसका समतुल्य होता है? तो एक बार के। एक पिकोग्राम कितने बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम, ठीक है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब की। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, ठीक है। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड, ठीक है। पार्शिक की किसकी इकाई है? दूरी मापने की। ये सबसे बड़ी इकाई है, और एक पार्शिक इक्वल टू कितना होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब देखिए, पृथ्वी की गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित दिशा में पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ये सारे फैक्ट्स दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एग्जाम में
यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए प्लीज़ ध्यान से देखिए। एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य, ठीक है। एक अशक्त द्वारा कितना होता है? ये होता है 740 वाट के। ये देखिए, ये जो मैं पढ़ा हॉर्स पावर वाला, ये कितनी बार एग्जाम में किए जा चुके हैं, तो इसीलिए बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। दूसरा है, अब एक माइक्रोन किस बार होता है? 10⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। दो या 10⁻⁻6 और 10⁻⁻4, आपको दोनों याद रखना। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। रेडियन और एस्टेडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक। क्यूसेक में क्या क्या हम लोग मापते हैं? तो जल का घनत्व, ठीक है। तो देखिए अगला है, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप, ठीक है। अगला है, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? उसको बोलते हैं ब्यूटीरोमीटर, ठीक है। ब्यूटीरोमीटर याद रखिएगा। अगला है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? लक्स मीटर, ठीक है। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप, ठीक है। अगला देखिए, ये कुछ अदिश राशि हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि बताइए इनमें से कौन अदिश है और कौन सदिश है, ठीक है। स्केलर और ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसको याद रखना है। देखिए, जैसे दूरी क्या है? अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान कौन राशि है? अदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है। समय अदिश राशि है, ठीक है। कार्य अदिश राशि है। घनत्व अदिश राशि है और विद्युत धारा भी अदिश राशि है। अगला यहाँ पे कुछ दिया है सदिश का, यहाँ पे एक जगह कलेक्शन है, ठीक है। देखिए, बल कौन राशि? अदिश बल, सॉरी, बल क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, ठीक है। संवेग कौन राशि? सदिश राशि है। तो जितनी भी इसमें त्वरण है, कोणीय वेग है, चुंबकीय तीव्रता है, विद्युत तीव्रता, ये सब क्या है? ये सब आपको वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है, एक एंगस्ट्रॉम बजे कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगला देखिए, एक खगोलीय वर्ष, ये सब कुछ आप एक बार जरूर रिवाइज कर लें, ठीक है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनते एग्जाम में। अगला है, एक डॉप्सन इक्वल टू 10 माइक्रो, ठीक है। एक बैरल वैल्यू कितना होता है? 159 यूनिट है। अच्छा, एक नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹मीटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसे, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक फायदा नंबर कितना होता है? 6 फीट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था इस मतलब इस पेज में, ये मैं आपको बताया। आप विश्वास कीजिए कि इस चैप्टर से जो अभी मैंने आपको मापन पढ़ाया, आप एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी से बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट्स सारी चीज़ें मैंने इसको उठाया है, और आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप खुद गेस कीजिएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा आज तक, आपको पता चले कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, इस वीडियो में आपको जैसे आप दिखा है कि प्रमुख भौतिक राशियाँ हैं और उनकी SI मात्रक भी है, और तो ये कुछ फार्मूला है जो आपके एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनता है और भी एकदम इजी न्यूमेरिकल बनता है, और तो अगर आपको ये सारे फार्मूले अगर आपको मालूम है तो आप न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा, आप सारे न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे NTPC का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, ठीक है, या कोई भी एग्जाम हो जो वनडे एग्जाम होते हैं और 10th और 12th लेवल के, तो आप एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। देखिए चलिए, तो मैं आपको ये सारी इनकी SI मात्रक बताऊंगा और साथ में जो फार्मूला है उनका आपको एक इंस्टेंट रिवीजन कराता हूँ। जैसे पहला आपको तो पता होगा, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए, बल है तो बल का आप पढ़े होंगे F = ma, ठीक है। m क्या है? द्रव्यमान है, और ये क्या है? त्वरण है, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन, आपको याद रखना है। अच्छा, एक और है, देखिएगा, भार का भी क्या होता है? भार का भी न्यूटन ही होता है SI यूनिट। अगला आपका गतिज ऊर्जा, इसका क्या होता है? ½ mv², आपको मालूम होगा, यहाँ पे लिखा भी है, द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होता है? वही जूल होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात देखिए, चाहे ऊर्जा कोई भी हो, चाहे वो स्थिति ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो या कोई भी ऊर्जा हो, सबका मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, अगला है कोणीय विस्थापन, चाप बटा त्रिज्या, इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन, ठीक है। अगला है कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन। देखिए, यहाँ का जूल या न्यूटन मीटर, इसका ऐसा यूनिट होता है। अच्छा, उससे अगला है शक्ति इक्वल टू, आप जानते होंगे, कार्य बटा समय, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड या वाट, ठीक है। अगला है बलागुण, इक्वल टू क्या होता है? बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, और इसका सही यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, ठीक है। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आपने पढ़ा होगा F = K Q1 Q2/r², ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा F = G m1 m2/r²। तो आप उसमें जी जो पढ़ते हैं, जो बड़ा जी होता है, उसको वही होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। और इसका आपको मात्रक क्या होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², तो आपको याद रखना है, ये उसी फार्मूला से आता है। अच्छा, अगला है गुरुत्वीय विभव, ये इसका क्या होता है? कार्य बटा विस्थापन जूल पर kg। अगला है आपका घूर्णन त्रिज्या, दूरी मीटर होगा।
अच्छा अगला है पृष्ठ तनाव, इसका होता है बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और है यहाँ पे यंग गुणांक, इसका क्या होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति। ये आपको रेशियो याद रखना है, रेशियो एग्जाम पूछता है कि यंग गुणांक का रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि ऊपर अनुदैर्घ्य रहेगा और ऊपर प्रतिबल रहेगा और नीचे क्या रहेगी विकृति रहेगी, ठीक है। अगला है आपका श्यानता गुणांक, इसका मात्रा क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, गुना वेग प्रवणता, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन सेकंड मीटर के पावर -2। अच्छा अगला देखिए, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ वोल्ट्स में नियतांक का, तो ये क्या होता है ऊर्जा बटा ताप, ठीक है, इसका क्या होता है जूल केल्विन, ठीक है। धारिता इक्वल टू आवेश बटा विभवांतर, इसका मात्रा क्या होता है एसएम क्या होता है फैराड, ठीक है। और मात्रा क्या होता है कूलम। अब देखिए यहाँ भी मैं बात करूँ तो जैसे चालकता विद्युत होता है ओ मीटर, ठीक है। धारा घनत्व विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा अगला देखिए चुंबकीय फ्लक्स मतलब वेबर या वोल्ट होता है इसका ऐसे यूनिट। अच्छा अगला है प्रतिरोधकता, इसका मात्रा क्या होता है ओम मीटर। अगला है आपका गुरुत्वाकर्षण, इसका मात्रा क्या होता है जूल पर केजी, ठीक है। कोणीय संवेग किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जड़ता गुण द्रव्यमान गुना परिवहन त्रिज्या का स्क्वायर मतलब किग्रा पर मीटर स्क्वायर। और देखिए अगला का है इसमें किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क का हम लोग पोटेंशियल मापते हैं, तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ आपको याद रखना है। संवेग किसकी माप है गति की मात्रा का। मैनोमीटर का क्या उपयोग है गैसों के दाब मापने में। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है एक खगोलीय इकाई, ठीक है। अब एक और देखिए आप दिया है शून्य की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे कुछ मात्रक है, आप देखिए मात्रा की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अल्टीमीटर क्या होता है उड़ते विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र है, ठीक है। यंत्र है उसका यूज आपको एग्जाम पूछा जाता है कि किस यंत्र का क्या यूज है, तो आपको याद रखना है। जैसे अमीटर क्या है बुरी तरह की तीव्रता किस मापते हैं अमीटर से। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, ठीक है। वायु और गैस का भार घनत्व मापा जाता है किससे एरोमीटर से, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। बोलोमीटर तो ये होगा उसमें विकिरण का माप है। अच्छा अगला देखिए यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा किस में मापते हैं कैलोरीमीटर में, ठीक है। मतलब यंत्र है कि किससे मापा जाता है, आपको बस ये डिवाइस का नाम याद रखना है और किससे क्या यूज है इसका वो याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है आपका पदार्थ का घनत्व किससे मापते हैं डेंसिटोमीटर से, तो आपको याद रखना है। समुद्र नदी की गहराई फेथोमीटर से मापते हैं। अच्छा अगले यहाँ पे जैसे गुणन करती हुई कोई वस्तु का कोणीय संवेग किस मापते हैं गायरोस्कोप से। और उसके बाद से है आपका ग्रेवोमीटर, तो इससे हम लोग क्या मापते हैं गुरुत्व त्वरण मापते हैं। अच्छा अगला है वस्तु का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अगला है कि जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि किससे मापते हैं हाइड्रोफोन से मापते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापते हैं हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे हाइग्रोमीटर है ना, तो हाइड्रोमीटर और हाइड्रोमीटर आपको दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। अगला है इलेक्ट्रोमीटर क्या मापते हैं दूध की शुद्धता। अगला है क्रोनोमीटर पानी की जहाज के सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, ठीक है। अच्छा अगला है आपका डायनेमोमीटर, इसे क्या मापते हैं इंजन द्वारा उत्पन्न की शक्ति का मापने के यंत्र। इसमें जो भी दिए गए आप इस वीडियो को पॉज करके एक पढ़ लीजिएगा, बिकॉज यही अगर एक ही करके मैं पढ़ाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगले आपका रेडियो माइक्रोमीटर, इसमें विकिरण को मापते हैं, ठीक है। और अगले आपका आप देखिए रेन गेज, ठीक है, इसे क्या मापते हैं वर्षा की मात्रा को मापते हैं। अगले आपका स्क्रू गेज, जिसे क्या मापते हैं महीन तारों का व्यास मापने यंत्र है, ठीक है। और अगला आपका एसपीगो मैनोमीटर, जिसे क्या मापते हैं धमनियों में रुधिर का दाब को मापने का उपकरण है, ठीक है। अगला है थर्मोपाइल, इसे क्या मापते हैं विकिरण तीव्रता का मापने का यंत्र है, ठीक है। अगला आपका वेंचुरी मीटर, इसे क्या मापते हैं द्रव की प्रवाह की गति मापते हैं। अगला है लाउड स्पीकर, इसे क्या मापते हैं ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है, ठीक है। तो मैक मीटर है, मैनोमीटर है चुंबकीय क्षेत्र, माइक्रोमीटर है अति सूक्ष्म लंबाई का, ओडोमीटर से क्या मापते हैं वाहन द्वारा तय गई दूरी मापते हैं। ओमीटर से क्या मापते हैं विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। अगले है आपका पायरोमीटर, इसे क्या मापते हैं जो आपका जो हाई टेम्परेचर होता है उससे अगर उसको मापना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे पायरोमीटर का, ठीक है। अच्छा रडार जो आपको पता ही होगा कि दूर से वस्तु का अगर उसका देखना है पोजीशन तो उसका यूज करते हैं रडार का। अच्छा अगला आपका सिस्मोग्राफ, इससे क्या मापते हैं भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापते हैं। अच्छा आप एक और सुने होंगे रिएक्टर स्केल, तो उसके जो होता है वो आपका बस तीव्रता बताता है, लेकिन जो जो वो एक ग्राफ बताता है, लेकिन अगर आपको यंत्र पूछे एग्जाम में तो आपको सिस्मोग्राफ ही मारना है, ठीक है। स्पीडोमीटर गतिमान ठीक करना है सिस्मोग्राफ। और अब ऐसे अगला है स्पीडोमीटर, तो गतिमान वाहन गति मापते हैं, जो आपके बाइक होता है उसमें आपकी
स्पीडोमीटर लगी रहती है। अगला है आपका आपका विस्कोमीटर, इसे क्या मापते हैं, द्रव की सांद्रता मापते हैं। अच्छा, अगला है आपको इलेक्ट्रोमीटर, इसे मापते हैं विभवांतर मापते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका यंत्र था जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा बिकॉज इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का 1-2 नंबर का बनेगा, कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला है प्रक्षेप्य गति को तब दृढ़तम प्रयास देने के लिए अधिकतम कितना कोण होना चाहिए, तब 45 डिग्री होने से जब नदी किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है, और एक कारण होता है न्यूटन थर्ड लॉ के कारण। अच्छा, अगला है संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है, जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन अर्थात वॉशिंग मशीन के कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पे। ठीक है। अच्छा, अगला है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अब देखिए न्यूटन का प्रथम गति नियम, जब कोई पिंड ब्रह्मावस्था में है तो उसी अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कोई बाह्य बल उस पर अर्पित न किए जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चलती गाड़ी से रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ की स्पीड से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से टूटने पर धुलकन। दूसरा नियम है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दर की दिशा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों से पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक है। अगला है थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है और रॉकेट वायुयान गति। ठीक है। देखिए एग्जाम क्या पूछता है कि रॉकेट है या वायुयान है, ये इसकी गति जो है वो किस नियम से होती है, तो आपको याद रखना है न्यूटन थर्ड लॉ। और एक और है चप्पू चलाने वाला नाव आगे बढ़ता है तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का कारण होता है। अगला देखिए ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है, तो ऊर्जा को न तो हम लोग सृजन कर सकते हैं और ना ही इसको नाश कर सकते हैं। ठीक है। इसको बस हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, वायु के घर्षण के कारण। अच्छा, अगला पॉइंट है ग्रहीय पिंडों की परिक्रमणीय गति में प्रभावी बल कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल। अगला है दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है, अपकेंद्रीय बल। अगला है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु प्रक्षोभ, विंड। रॉकेट किस चरण पे काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दिया रहे या आपके ऑप्शन में ये भी रहे संवेग संरक्षण का सिद्धांत और साथ में आपके ऑप्शन में रहे कि न्यूटन का थर्ड लॉ, तो आपको दोनों क्लिक करना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है आपका जैसे पेचकस जो है वो जिसे हम लोग स्क्रू कहते हैं, तो इसके द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे पर हथेली का कब्जे से दूर लगाना किस एग्जाम्पल है, बल आघूर्ण का एग्जाम्पल है। ठीक है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपका किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात का प्राप्त मान क्या कहलाता है, द्रव्यमान। त्वरण याद करने का सूत्र क्या है, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सबका मान दिया हुआ है, कौन क्या है, यू क्या है प्रारंभिक वेग और भी क्या है अंतिम वेग। तेल में अंश डूबा हुआ भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, परवलयी वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। ठीक है। किसकी उपस्थिति में ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, घर्षण। ठीक है, अगर घर्षण नहीं होता तो हम नहीं लिख पाते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। आप देखिए आगे भी है, सरल आवर्त गति सिंपल मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस तरह पे काम करती है, हुक्स लॉ पे। ठीक है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी रुकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना पड़ेगा, तो 4 गुना। ठीक है। जेट इंजन किस तरह पे काम करता है, रैखिक संवेग सिद्धांत पे। अगला है आपके बस ये जो आप 3 यहाँ पॉइंट है, पहला है कि प्रथम श्रेणी की कुतूहलक, दूसरा है दूसरी की कुतूहलक, तीसरा है तृतीय। आपको देखिए 3 पॉइंट है, आपको तीनों को मतलब पूरे याद कर जाना है। ठीक है, दिल से पूरे बार बार इसको पढ़िए बिकॉज जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम बनता है। तो इसे हम याद कीजिए, प्रथम श्रेणी कुतूहलक कौन से हैं, आइए इसको रिवाइज करते हैं। पहला है कैंची, हैंडपम्प, साधारण तुला और प्लास, ये 4 हैं। ये किसके हैं, प्रथम श्रेणी के हैं। दूसरे श्रेणी के कौन है, श्रोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। ठीक है। और तृतीय श्रेणी के कौन है, स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तो आपको इसे याद रखना है। इसमें इसी बस इतना एग्जाम्पल याद रखिए, इसे क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। प्लान बेग का यहाँ पर देखिए, प्लान बेग का
पृथ्वी का प्लान में कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आप देखिए, याद देखिएगा, ऑप्शन में क्या कहेगा, ऑप्शन में आपको मीटर पर सेकंड देगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे किलोमीटर है और उसके बाद सेकंड है, ठीक है। मतलब एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर प्लान बी का मान होता है। अगला है, पृथ्वी चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान पे से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के वहाँ पे अनुपस्थित होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है, ठीक है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारीता की स्थिति कब किस कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति के कारण। अगला है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, बस अगर वो उस लड़की को खड़ा हो जाए तो उसका वर्तकाल क्या हो जाएगा, वर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने से लोलक घड़ी पेंडुलम गर्मियों में धीमी जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र होती है। अच्छा, फॉर्मूला याद रखिएगा, T/2 पाई रूट अंडर L/G, ठीक है। ये एक आपका लोलक का एक फॉर्मूला होता है आवर्तकाल निकालने के लिए, आपको याद रखना है, बिकॉज ये आप याद रखिएगा तो आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाए तो एक समान आकार की लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी जो है एक साथ गिरेगी, ठीक है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण कारण गुरुत्वाकर्षण का नियम हम लोग क्या कहते हैं, सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपका, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। भूतुल्यकाली ग्रह का परिधि कितना होता है, अवधि कितना होता है, तो होता है 24 घंटा। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो सूर्य पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, वर्तमान का 1/4। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई पर, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, बिकॉज द्रव्यमान कौन सा राशि है, अदिश राशि है, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको याद रखना है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है और चंद्रमा पर जी का मान, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, क्योंकि गुरुत्व के केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, ठीक है। और यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु का भार क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, ध्रुव पर, सबसे कम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पे, आपको याद रखना है। और जीरो कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पे, ठीक है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, केंद्रीय बल के कारण, ठीक है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत के ऊपर से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, बिकॉज यहाँ देखिए चूँकि एक साथ गिराए जाते हैं तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व के उदाहरण है यहाँ पे, सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह जो है वो वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और गुरुत्व के कारण, ठीक है। पृथ्वी की गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की अंतक्रिया कारण पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो ये थे आपके गुरुत्वाकर्षण से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, बिकॉज इससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। अब चलते हैं अगले पेज पे, चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है, हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी पर छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा, गुब्बारे का आयाम बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बने क्या कारण होता है, वाष्पीकरण की दर तेज होना। कमरे पर रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे अक्सर हम लोग गलती करते हैं, हमको लगता है कि घट जाएगा, लेकिन घटता नहीं है, एक्चुअली में बढ़ता है, ठीक है। और इसलिए कोई याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस पे ताप मापने के लिए उपयुक्त हो उससे क्या कहते हैं, पूर्ण विकिरण थर्मामीटर, ठीक है। अगला है आपका देखिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन।
आपको तीनों में जी दिया है, आप बस ये वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। एक और यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार वैल्यू याद कर लीजिए। अगला है परम शून्य ताप में से क्या तात्पर्य है? तैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? -273 डिग्री केल्विन, ठीक है, आपको याद रखना। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी में किसका यूज करते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल का। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ता है? आयतन घटता है, ठीक है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका प्रयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करने के लिए करना है। अच्छा, अगला है आपका रेफ्रिजरेटर में। इसमें देखिए इसमें एक चीज़ होता है थर्मोस्टेट। इसका काम क्या होता है? एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों की तैयार रखने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? इसका आप याद रखिएगा 310 केल्विन और 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उबलते जल की तुलना में भाप से अधिक हाथ जलता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत घटकों में प्रयोग होता है। चलिए आते हैं आपके अगले कंसेप्ट पे। अगला आपका कंसेप्ट है पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाएगा, तथा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब हिमांक बिंदु वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आपको इसको समझना है एक बार और फिर इसको याद कीजिएगा। सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट तापक्रम कितनी डिग्री एक समान होती है? -40°C पे। दोस्तों मैं चाहूँ तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको फास्ट रिविज़न करा रहा हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। जैसे कि क्षण जब भाप में रखी जाती है तब इसकी लंबाई में क्या बढ़ा पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या बढ़ा पड़ता है? बढ़ता है। अगला है पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल जो है वो पृथ्वी तथा हवा की ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। अगला है जब जल को आप जब गर्म कीजिएगा कब से कब तक? तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 तक, तो आपका जो है इसके आयतन क्या बढ़ता है? आयतन जो है इसका पहले घटता है और फिर बढ़ता है। आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। अगला है गर्मी के दिनों में किस प्रकार की छाती का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। अगला है रेल पटरियों के दो पटरियों को जुड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह छोड़ जाती है। क्यों छोड़ जाती है? क्योंकि पटरियों को उसमें प्रसार के लिए जगह मिल जाए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन के घनत्व पर। अगला है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एयर कंडीशन किसे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता को और तापक्रम को, ठीक है। अगला देखिए चालन के अनुप्रयोग मतलब इसको हम कहते हैं कंडक्शन। तो शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे के तापमान समान होने पर लोहे की कुर्सी को अगर छुएं तो उसके अधिक ठंडी लगती है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें ये चालन के कारण होता है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में से अधिक आसान होता है। तो ये जो दोनों आपने एग्जाम्पल पढ़ा ये सब कंडक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पे। चलिए हम अगले पेज पर आ गए हैं। यहाँ देखिए पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत की क्षति पहुँचती है? ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में, ठीक है। ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिनेमा घरों बड़े सभागारों में आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा कारण क्या है? इसका नाम है अनुरणन, ठीक है। इंग्लिश तो हिंदी थोड़ा कठिन है, आप इंग्लिश याद कर लीजिए। रिवर्बरेशन, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि इसका क्या कारण है? चंद्रमा की वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 dB की तीव्रता उत्पन्न करने वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। अच्छा, अगला है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि वे प्राथमिक तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं द्वारा सुनते हैं। अच्छा, टीवी रिमोट में किन तरंग का यूज करते हैं? रेडियो तरंगे, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए कुछ तालिका दिया हुआ है, आपको इसको याद करने से ध्यान दिया है। सिंगल बातचीत का कितना होता है तीव्रता? 30 से 40, ठीक है। तेज बातचीत का 50 से 60। उसके बाद देखिए आपको जो आपका जेट विमान उड़ता है उसका कितना होता है? 140 से 150। तो आपको एक बार बस रिविज़न कर लेना है और यहाँ पे बस आपको एक बार इसको रिकॉल कर लेना है, ठीक है। इसमें सबसे क्वेश्चन नहीं बल्कि 2-3
इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे हुआ साधारण बातचीत, ठीक है, शोर हो गया, चिड़वान हो गया, तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं आपका अगला आपका टेलीविजन ग्राही में दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग कर लाई जाती है, तो हरक किरण, ठीक है। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जब जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि तरंगों का आरोही क्रम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लोहा सबसे आगे, जल उससे पीछे, नाइट्रोजन से पीछे। आपको कोई आपकी सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होता है, लोहा में, सबसे कम जल में, सबसे कम नाइट्रोजन में, सबको याद रखना है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनिक चाल का क्रम है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्रम देख सकते हैं, ठीक है। गैस, द्रव और ठोस में दिया हुआ है, उसको याद रखना है। तापमान का ध्वनि वेग क्या बराबर पड़ता है, तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम में होकर नहीं गिर सकती, तो निर्वात में। अगला है ध्वनि तरंगे ठोस और ठोस और गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती हैं, तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है। अगला है स्टेथोस्कोप किस यंत्र पे काम करता है, तो ध्वनि के परिवर्तन पे, ठीक है। अगला है एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, ध्रुवन। ध्वनि का तत्व किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है, ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। प्रसव तरंगों में आवृत्ति की लगभग कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। और सामान्य तौर पर प्रसव तरंग कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रसव ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जाती है, तो कुत्तों और डॉल्फिन मछली के द्वारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आपका एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे किस माध्यमों में ध्वनि चाल कितनी होती है, आपको याद करना है। जैसे एल्युमिनियम कितना होता है, आपको याद करना है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, जल हो गया, आपको बस इतना, और हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद सामान्य जल हो गया। आप चार इस पर इंपॉर्टेंट है, जिसको भी याद कर लीजिएगा, एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं। अगला है महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा अधिक छोड़ती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तत्व अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पे देखिए, आपका वेब से पढ़ रहे हैं, तो रात्रि यहाँ पे दिया है, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है, और तरंग, ठीक है। और दृश्य प्रकाश का रेंज कितना होता है तरंग दर का, तब याद रखना है, 390 से 750 सेंटीमीटर के मध्य। अच्छा अगला है, आंतों संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरण यूज करते हैं, एक्स किरण, ठीक है। अच्छा अगला है, कीड़ों तथा क्षति पहुँचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरह का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग का, ठीक है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति और या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला है, क्रिस्टल की संरचना का ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, एस किरण का, ठीक है। अगले यहाँ पे देखिए अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण दिया है, और अनुदैर्ध्य तरंग आपको याद कर लेना है, बिकॉज जैसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा कि बताइए आपका गिटार में जो तरंग आता है वो कौन तरंग होता है, अनुप्रस्थ के अंदर होता है, आपको बताना है, इसलिए आपको याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ अंदर दोनों दिया है, आपको इसको याद कर लेना है। ध्वनि तरंगे, भूकंप तरंगे, और ये सब कौन तरंग हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तो आपको ये दो एग्जाम्पल आपको पूरे, मतलब मैं तो कहूँगा कि आप अभी याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे साथ साथ याद करते जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगला है, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सी किरण भेजता है, रेडियो तरंग, ठीक है। अच्छा पराबैंगनी किरण, एक्स किरण और सूक्ष्म किरण में देखिए आपका यदि यहाँ पे तरंग दर का आरोही क्रम, तो आपको यहाँ से ये एक बार इसको लर्न कर लेना है। इसका अगर आप पूरा विवरण पढ़ना चाहें तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे आप चाहें तो भी वीडियो को पॉज करें, और साथ में जो दिया है जैसे गामा किरण है, एक्स किरण है, पराबैंगनी किरणें हैं, दृश्य किरण है, रक्त किरण है, ठीक है। और लघु रेडियो तरंग है, दीर्घ रेडियो तरंग है, यहाँ पे इंग्लिश में गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, विजुअल रेज, तो रेडियो वेव, इनका सबको आप क्या करना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और जब भी आप सोने जाएं तो सोने वक्त आपको इसको एक बार जरूर देखें सोएं। आपको इसमें सब कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ये याद करना है कि इसका यूज कहाँ होता है, और साथ में इसका तरंग दर का परास और आवृत्ति परास कितना होता है, वो भी सबका नहीं, मतलब जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। जैसे गामा का याद कर लीजिए, उसके बाद आप याद कर लीजिए पराबैंगनी किरण का, उसके बाद दृश्य किरण का, उसके बाद आप याद कर लीजिए औरक तरंग का, ठीक है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, जबकि एग्जाम में बारह बनते हैं, एग्जाम क्वेश्चन बनता है इससे, तो आपको इसको याद कर लेना है। आपके लिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब वे मोशन से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर ना करें। अगर आप सही में चाहते हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो प्लीज़ इसको मैं जो बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो पूरे विश्वास कीजिए, इससे क्वेश्चन बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा।
दीर्घ रेडियो तरंगे मंडल में किस सतह में प्रकट होती है, तो आयनमंडल में। अगला है कि कुलीज नलिका का प्रयोग किस कौन से उत्पन्न करने किया जाता है, तो एक्स किरण। कोबाल्ट का यूज यहाँ करते हैं गामा किरण में। अच्छा, अगला है बंद चूल्हे में किसका प्रयोग करते हैं, ऐसा आप नाम सुना होगा, माइक्रोवेव ओवन का नाम सुना होगा, जिससे खाना बनता है आजकल बिजली से, तो इसमें यूज करते हैं किसका, माइक्रोवेव का। अच्छा, अगला है सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में किसका एक स्रोत है, तो यह औरत किरण का। दो त्रुतर सिरिंग अथवा दो ग्रह के बीच में दूरी कितना कहती है, तरंग दर का, तो आपको याद रखना है। अगला है कि निमग्न वस्तु को पता लगाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो उसमें सोनार का उपकरण यूज करते हैं। सोनार है उसमें कौन सा यूज करते हैं, सोनार यूज करते हैं हम लोग पराश्रव्य ध्वनि का, ठीक है, पराश्रव्य तरंग का, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगला चैप्टर है पदार्थों के सामान्य गुण से, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, साबुन की बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, दाब से यहाँ पे कम होता है अथवा अधिक, या दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि साबुन का जो बुलबुला होता है उसका जो दाब है ना, वो वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है। सोचिए, आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ फिजिक्स में ये सही है। और आप यही गलती करते हैं एग्जाम में। हम आप अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप एग्जाम में पक्का कम मार्क के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। साबुन का जो बुलबुला होता है उसका दाब है जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, आपको याद रखना है। स्वचालित हाइड्रोबैरिक ब्रेक जो है वो किस नियम में काम करता है, पास्कल लॉज पे, आपको याद रखना है। अगला है कि बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी का बर्फ में चेंज होता है, तो फिर उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है, आपको पता होगा। और इस कारण से झील के भीतर पानी नहीं जमता है, ठीक है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो वह समुद्र से कुछ ऊपर उठता है, ठीक है। तो जब किसी झील में तली में उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है, तो उसका कारण क्या पड़ेगा, बढ़ जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, जब किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या पड़ेगा, तो वस्तु घनत्व क्या रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है, वायु दाब में, क्योंकि कमी हो जाता है, ठीक है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्र का जल घनत्व नदी घनत्व से अधिक होता है। अगला है कि समुद्र में पलायन करते हुए बर्फ एक पिंड का भाग पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा जाता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको कुछ याद रखना है, बिकॉज अक्सर क्वेश्चन बनता है कि जैसे किसी बाल्टी में हमने पानी रख दिया, बर्फ रख दी है, अगर बर्फ पिघल रहा है तो उसके पानी का असर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अक्सर आप लोग ये ऑप्शन टिक करते हैं कि पानी का असर बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ता नहीं है, वो पानी का असर घटता है, तो आपको याद रखना। अगर उसका घनत्व क्या है तो घनत्व चेंज नहीं होगा, अगर असर का तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आयतन क्या है तो आयतन क्या होता है, बढ़ता है, तो आपको याद रखना है। पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंशन है, उसका क्या कारण है, तो अणुओं के बीच का संसंजक बल, ठीक है, मतलब कोहेसिव फोर्स, आपको याद रखना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एडहेसिव और कोहेसिव में अंतर समझ में आना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने का कौन सी मौसम दशा इंगित करती है, तूफानी मौसम, ठीक है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों तैरता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं की पानी से भरी बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है, क्योंकि ये बाल्टी की पानी सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है, तो याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण है, क्योंकि वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। अगला है लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक या पारे घनत्व से कम होता है, इस कारण लोहे का कील पानी पारे पर तैरती रहती है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपको मिला, ठीक है, लोहा और पारा वाला। ये भी आपका एग्जाम बड़े बड़े गाँव में जैसे बीपीएससी होगा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसे समझना है। क्या पता कि आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम इसमें आ जाए, एनटीपीसी में आ जाए, कुछ हो सकता है, वो कंपटीशन डे बाई डे टफ होता जा रहा है, तो आपको हर चीज़ पढ़ना है, हर चीज़ को एक बार रिवाइज जरूर करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं श्योर सिलेक्शन लेना है तो। पानी की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने पर क्या होता है, केशिकत्व का कारण होता है। अच्छा, स्टोव में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण, केशिकत्व के कारण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ का प्रत्यास्थता अत्यधिक होता है, क्वार्ट्ज का। अब मार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन सिद्धांत किस पर काम करता है, तो ये काम करता है आपका केशिकत्व के सिद्धांत पे। अगला है समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, तो 1.013 × 10⁵ पास्कल। जल का विषय घनत्व कितना किस ताप पर अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है।
और यहाँ पे आप याद रखिएगा -4, 4 नहीं -8 था। अगला आपका जल से भरी बाल्टी पे हिलाकर छोड़ देने पर कितनी यहाँ पे कितना पश्चात। यहाँ देखिए जो आपके क्वेश्चन ये था ऊपर, जल का अपेक्षित घनत्व किस पर मैक्सिमम होता था, यहाँ पे आंसर आपका 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला है कि जल से भारी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर क्यों हो जाता है, क्योंकि जल में श्यानता का गुण होता है। अगला है कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का, ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा, 9th भी पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, तो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। बस उसका आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि इसका जो प्रिंसिपल है वो इसका एप्लीकेशन क्या है। एग्जाम में आपसे एप्लीकेशन ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है, क्योंकि स्टील के लिए विरूपक बल की आवश्यकता होती है और रबर के लिए नहीं होती है, इसलिए स्टील रबर में सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, स्टील है, आपको याद रखना है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, घर्षण कम करने के लिए। अगला है आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है। अगला है किसी वस्तु की सत्ता के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है। जल की श्यानता वायु से अधिक होने पर जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। तो ये चीज़ें फैक्ट्स आप याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पे। अगला है कि किस तरल की विशेष ऊष्मा अधिक होती है, जल की, ठीक है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, तो यह शरीर का ताप नियंत्रित करने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों फील होता है, क्योंकि हमारा पसीना चिड़िया से वाष्पीकृत होता है, ठीक है। अगला है मिट्टी के घड़े को जल क्यों ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण। अगला है संवहन का अनुप्रयोग, या एग्जाम्पल याद रखना है, ऐसे विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। उसके बाद पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। आपको एग्जाम पूछेगा कि किसका गर्म होता है, तो आपको ठीक करना है संवहन, ठीक है। मोटा कार का रेडिएटर में जो आपका जो शीतलन तंत्र होता है वो भी संवहन पे काम करता है। अगला है रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर काम करता है ना, वो भी इस कारण काम करता है। अच्छा, अगला आपका थर्मस बोतल में पेय पदार्थ जो रखा जाता है, तो कुछ समय तक उसी ताप पर जल रखने के लिए उसके दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है जिससे वो गर्म रहे, तो उसमें लगाई जाती है आपका परत किसका, सिल्वर लेयर का, आपको याद रखना है। अगला है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। अगला है ऊष्मा किसका उदाहरण है, ऊर्जा का, ठीक है। हाँ, सीटी स्कैन जो होता है, तो सीटी स्कैन करने के लिए कौन सी किरण यूज की जाती है, एक्स किरणें, ठीक है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है, केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है, समतापी प्रक्रम, ठीक है। अगला एक नियत तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं, ऊर्ध्वगम प्रक्रम द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल बराबर होती है, तो 4.18 जूल का इसके तुल्य। हालांकि देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल विकिरण का दिया है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुँचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल किसका है, विकिरण का, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है जल घनत्व किस ताप पर मैक्सिमम होता है, तो आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण का। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे बंद करने पर वो जमता है, लेकिन जब जमता है तो वो बोतल टूट जाता है, क्यों, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अगला है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता जाता है। अगला है ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किसी प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, विकिरण द्वारा, ठीक है। किसी पदार्थ की तापमान प्रदत्त किए बिना द्रव से गैस में बदलने के लिए उसका आवश्यक जो ऊष्मा होता है उसको क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, याद रखना है। एक कृष्णिका किया वो क्या मतलब, आप देखिए आप जो कृष्णा दिया है, तो आपको आप इसमें कन्फ्यूज जाइए। ऐसे आप इंग्लिश पढ़िए, आपने इंग्लिश लिखा है ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी से क्या निकलता है, तो सभी तरंगों का विकिरण निकलता है, आपको याद रखना है। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है, -114 डिग्री सेल्सियस, आपको याद रखना है, ठीक है। तारों के अंदर ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। अगला है तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है, तो उनका तापमान, ठीक है, आपको याद रखना है। एक बर्फ की कटोरी तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखने पर क्या
प्रभाव होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि उन एक खराब चालक एक बैड कंडक्टर, आपको याद रखना है। ऊष्मा की वो मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसे क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन। इसका ये पहला पार्ट है, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें जो इसके कुछ चैप्टर बचे हैं उसको मैं पूरा करूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसका पूरा एंजॉय किए होंगे। आप मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये सीरीज, इसका एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 भी आने वाला है जल्दी, अगर आपने दोनों पार्ट को कर लिया, ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके फिजिक्स से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपके एक भी गलत नहीं होंगे। चाहे कोई भी एग्जाम दे इंडिया का, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, या इंडियन एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, ठीक है, या इंडियन कोस्ट गार्ड का हो, जो कोई भी एग्जाम हो, आपको सारे एग्जाम की जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर किया है। और आप इसका महत्व जरूर समझेंगे, बिकॉज जब आप एग्जाम दे जाने जाइएगा तब खुद फील होगा कि इसमें से क्वेश्चन कितने सारे वहाँ पे लड़ रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसको एंजॉय करें, बार बार रिवाइज करें। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है तब तक आप इसको बार बार रिवाइज करते रहें, आपको बहुत अधिक हेल्प मिला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। बिकॉज इतनी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, इतने सारे अच्छे नॉलेज आपको बस एक यूट्यूब पे वो फ्री मिल रहा है, तो प्लीज़ इसका एंजॉय करें और इसका वैल्यूएशन दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप तक शीघ्र ही दूसरा वीडियो लेकर आ सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।